हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह की जो बुक है महेश कुमार वर्डवाल की, महेश कुमार वर्डवाल, इस बुक से कंटेंट लिया गया है। और इसमें जो एनसीईआरटी के सार संग्रह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बीपीएससी 4.0 की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें, क्योंकि रिवीजन के तौर पे आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलने वाली है इस पर। तो आज का जो सेशन होगा हमारा बायोलॉजी बेस्ड होगा, ठीक है, जीव विज्ञान की शाखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बस इतना ही कहूँगा, अगर आप 4.0 बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। जो भी हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर भी करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो विटीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हैं सारे, आप समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा जेरेंटोलॉजी जो होता है के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जेरेंटोलॉजी। ध्यान देना है, वृद्धावस्था और आयु वृद्धि से संबंधित। इसके अलावा अगर वर्मी कल्चर की बात करें तो इसमें केंचुए का अध्ययन किया जाता है। किसमें? वर्मी कल्चर कहलाता है। इसके अलावा जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है उसको पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ये पूछा गया है टीआरई 3 में, शायद पूछा गया था, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन। इसके अलावा जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या फिर जनांकिकी। इसके अलावा जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म यानी कि फॉसिल प्लांट का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? पेलियोबोटनी के अंतर्गत जीवाश्म वनस्पति। इसके अलावा संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको एथनोलॉजी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहते हैं। ओलेरी कल्चर किसके अध्ययन को? सब्जी के अध्ययन को। इसके अलावा अस्थियों का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कन्फर्म है, ठीक है। जितने भी अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आते ही आता है। तो ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी, ठीक है। अगला देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित होता है? मृदा रहित पादप संवर्धन से। मृदा रहित पादप संवर्धन से हाइड्रोपोनिक्स। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत यानी कि जूलॉजी के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, यानी कि इनको एरिस्टोटल भी कहते हैं। अरस्तु जंतु विज्ञान के अरस्तु हो गए। और वनस्पति विज्ञान के पूछे तो थियोफ्रेस्टस, ठीक है। सूक्ष्म विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के लुई पास्चर कहलाते हैं जनक। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म विज्ञान जनक कौन है? लुई पास्चर। इसके अलावा जीवाणु विज्ञान हो गया तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बैक्टीरियोलॉजी। इसके जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। जनक यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर, ठीक है। इसके अलावा वर्गीकी अथवा वर्गीकरण टेक्सोनॉमी, इसके कौन है? कैरोलस लीनियस। इसके अलावा अगर बात करें रुधिर परिसंचरण तंत्र की तो इसके जनक हो जाएंगे विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों नेम याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोशिका विज्ञान आप पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट इंग्लिश का पूछता है साइटोलॉजी के जनक, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन,
इसके कौन है? ह्यूगो डी ब्रीच। माइकोलॉजी यानी कि कवक विज्ञान के एंटन डी वेरी हो गए फादर इसके, ठीक है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी, तो इसके स्टीफन हेल्स हो जाएंगे। किसके? पादप शरीर क्रिया विज्ञान के। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के यानी कि मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन है? कैरोलिस लिनियस, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बनेगा आधुनिक वनस्पति विज्ञान के कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग की खोज किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थॉमस एल्वा एडिसन यानी कि एंडोक्रिनोलॉजी। अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स इसके ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ठीक है। सबको पता होगा, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसके अलावा आधुनिक अनुवांशिकी के पूछें तो ग्रेगर जॉन मेंडल यानी कि जेनेटिक्स और मॉडर्न जेनेटिक्स की अगर बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल दोनों के, ठीक है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान इंडियन पेलियो बॉटनी बीरबल साहनी, ठीक है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के बीरबल साहनी। इसके बाद अगर बात करें तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, तो आंसर होगा हमारा पाल वर्ग। सैवाल यानी कि साइकोलॉजी फाइकोलॉजी, इसको क्या पढ़ेंगे? फाइकोलॉजी, सैवाल विज्ञान, तो विलियम हेनरी हार्वे इसके जनक हैं। भारतीय सैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी के MOP, क्या नाम है इनका? MOP अयंगर, ध्यान रखना MOP अयंगर। भारतीय सैवाल विज्ञान की बात करें तो MOP अयंगर हो जाएगा, और सैवाल विज्ञान की बात करें तो विलियम हेनरी हार्वे। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी की अगर बात करें तो रामदेव मिश्रा, ठीक है। औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस, औषधि विज्ञान फार्मास्यूटिकल साइंस हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। इसके बाद सूक्ष्मदर्शिकी माइक्रोस्कोपी के एंटनी वॉन ल्यूवेनहाक। सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? एंटनी वॉन ल्यूवेनहाक ने की थी। अगर बात करें तो जीन थेरेपी की यानी कि जीन चिकित्सा की, तो आंसर हमारा आएगा एंडरसन इसके जनक हैं। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान को ही शाखा, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही शाखा है, ठीक है। इसके अलावा अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। घास विज्ञान घासों का अध्ययन कहलाता है या पालन, तो घास का पालन करना क्या कहता है? घास विज्ञान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एग्रोस्टोलॉजी, क्या बोलेंगे? एग्रोस्टोलॉजी यानी कि घास विज्ञान। इसके बाद अगर बात करें एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। एल्गी से संबंधित आप याद रख सकते हैं एल्गोलॉजी, एल्गी का अध्ययन एल्गोलॉजी यानी कि शैवालों का अध्ययन। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। इसके अलावा एंथ्रोलॉजी की बात करें तो पुष्पों का अध्ययन, ठीक है। और जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी का अध्ययन, मतलब जीवाणुओं का अध्ययन करना। जीवाणु का अध्ययन किस में किया जाता है? जीवाणु विज्ञान में। ब्रायोफाइटा का अध्ययन किस में करते हैं? ब्रायोलॉजी में करते हैं। पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन कैसिडोलॉजी। इसके अलावा वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या करना कहलाता है? डेंटोक्रोनोलॉजी, ठीक है। इसमें वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं डेंटोक्रोनोलॉजी में। इसके अलावा वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन। अगर वृक्षों की आयु का अध्ययन तो डेंटोक्रोनोलॉजी हो जाएगा, और झाड़ियों का अध्ययन या वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी में पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में। इकोनॉमिक बॉटनी की बात करें तो आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन, जो आर्थिक महत्व होता है पौधों का, उसका अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी। एथनोबॉटनी क्या कहलाता है? आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है? एथनोबॉटनी, ठीक है। फॉरेस्ट्री
यानी कि वनों का अध्ययन। वनों का अध्ययन क्या कहलाता है? फॉरेस्ट्री। ठीक है। अगला क्या है? एक्सोबायोलॉजी क्या कहलाता है? अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जो दूसरे अन्य ग्रह हैं, दूसरे ग्रह हैं, उन पर संभावित जीवन उपस्थिति है या नहीं, उसका जो अध्ययन करना कहलाता है एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा कृत्रिम जीन्स यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका अध्ययन करता है। इसमें कृत्रिम जीन का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन करना होता है, आर्टिफिशियल जीन्स का। तो इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा अगर बात करें तो लाइकेन्स का अध्ययन, लाइकेनोलॉजी। ठीक है। लाइकेनोलॉजी किसका अध्ययन? लाइकेन का अध्ययन। और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइकोलॉजी यानी कि कवक, माइकोलॉजी। इसके अलावा माइकोप्लाज्मोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, माइकोप्लाज्मोलॉजी। ठीक है। निमोटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? निमोटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन। जो निमोटोड्स होते हैं, पादपों के साथ क्या संबंध है, उसका अध्ययन निमोटोलॉजी। पेलियोबोटनी किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन, पेलियोबोटनी। ठीक है। पेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? परागकणों का। इसके अलावा पैथोलॉजी में पादप रोगों का उपचार का अध्ययन। ठीक है, पैथोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। अगला देखते हैं, फार्मेकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी में किसका? विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन, फिजियोलॉजी। और टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइटा का अध्ययन करते हैं, टेरिडोफाइट्स जितने होते हैं उनका अध्ययन, टेरिडोलॉजी। फाइटोजियोग्राफी में किसका? पौधों का वितरण व उसके कारणों का अध्ययन। अगला देखते हैं, स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन, स्पेस बायोलॉजी में। स्पर्मेलॉजी में बीजों का अध्ययन करते हैं। हेलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? हेलियोथेरेपी। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है, क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। अब देखो, जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में बात करें तो एनाटॉमी क्या कहलाता है? विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना, एनाटॉमी। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी क्या कहलाता है? मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी क्या कहलाता है? ये ऊपर अभी देख चुके हैं, जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन, इकोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। ठीक है। अगला देखते हैं, एम्ब्रोयोलॉजी भ्रूणी संवर्धन का अध्ययन, एम्ब्रियोलॉजी। इसके अलावा एंजाइमोलॉजी क्या कहलाता है? उत्प्रेरकों का अध्ययन, यानी कि जो कैटालिस्ट होते हैं उसका अध्ययन। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन, जेनेटिक्स। ठीक है। हेमाटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी में उभयचर व सरीसृपों का अध्ययन। ठीक है। मैमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। और माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ठीक है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करना कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारण का अध्ययन। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टॉक्सोनॉमी में जीवन जाति के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जो है जरा विज्ञान, ठीक है, जेरेंटोलॉजी कहलाता है। अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। जीव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। ठीक है। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना? इसको क्रो मैग्नन मानव को। ये देखो टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्रो मैग्नन इंपॉर्टेंट है ये।
वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। आंसर हमारा हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन। अगला देखें, उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ह्यूगो डी ब्रिज ने। उद्विकास, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है। कौन सा? आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी, जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। इसको सरीसृप और पक्षी वर्ग को के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको? आर्कियोप्टेरिक्स को। अगला है, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? ये हाथी का पूर्वज होता है मैमथ। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल की। ठीक है। पृथ्वी पर ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोलते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? यानी कि डोरमेंसी पीरियड जो होता है उसको क्या कहते हैं शीत ऋतु में? तो इसको हाइबरनेशन कहते हैं। किस जीव में स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो ये स्टारफिश यानी कि इसको तारामीन भी बोलते हैं। इसमें स्नायु तंत्र तो होता है यानी कि नर्वस सिस्टम होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। इसमें स्टारफिश में। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? जीवाणु में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं। किसमें? सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स में आते हैं डायनासोर। आते थे जिनका उदय जो है मोसोजोइक युग में हुआ। अगला देखिए, नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक प्लास्टिड नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो उसमें क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है। किस आकार की होती है? लोमली आकार की। और नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं यानी कि प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अगला देखिए, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं यानी कि जाइलम वेसल्स का अभाव होता है? ये अनावृति बीजी और टेरिडोफाइट्स में जाइलम का अभाव होता है। ठीक है। पांच जगत वर्गीकरण जो है किसने प्रस्तुत किया? तो ये व्हीटेकर ने किया था। किसने? व्हीटेकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की? मैकक्लिंटॉक ने की थी। किसकी? जंपिंग जीन। इसके अलावा कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है? तो एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसिन, ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन हो गया, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है। अगला है, ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो ये चमगादड़ जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ये उड़ता है। चमगादड़ यानी कि बैट को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग स्तनपायी वर्ग में शामिल करते हैं। किसमें? चमगादड़ को स्तनपायी में करते हैं यानी कि मैमल्स में। अगला देखिए, वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। ठीक है, ये सारे रात्रिचर हैं। अब देखिए कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। बहुत पहले पढ़ा था हम लोगों ने। होमो सेपियंस मानव को कहते हैं। ठीक है। तेंदुए का पैंथेरा पारडस, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस हो गया। शेर को क्या कहते हैं? पैंथेरा लियो। इसके अलावा मटर पाइसम सटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम। इसके अलावा बिल्ली का फेलिस कैटस हो गया। मेढक का राना टिग्रीना हो गया। ठीक है। धान का ओराइजा सटाइवा हो गया। सरसों का ब्रेस्का कंपोस्ट्रिक हो गया। चना का सिसर एरिएटिनियम हो गया। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। गाय का बांस इंडिकस हो गया। आम का मैंगीफेरा इंडिका हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया
क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में होती है। कहाँ पे? ग्रेना और स्ट्रोमा में। अगला देखिए, मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? जो मोलस्का संघ होता है उसमें कुछ जंतुओं में नीले हरे रंग का रक्त होता है, किसके कारण होता है? तो ये हीमोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। ये बीच बीच में कुछ पॉइंट भी दे रखे हैं। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर पाया जाता है? तो ये कवक मूल पाया जाता है। ठीक है। माइकोराइजा। ईस्ट और मशरूम, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ये फफूंद यानी कि फंगाई टाइप के। अगला देखिए, कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेल्यूलोज होता है। लाइकेन किससे निर्मित होता है? लाइकेन जो होता है कवकों एवं शैवालों से निर्मित होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन तैयारी में पूछा गया है। ठीक है। कवक और शैवाल के बीच संबंध। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये पुष्प। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प हो गया। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? ये मैग्नीशियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो ये बातक तंत्र यानी कि ट्रेकिया के द्वारा कीट श्वसन करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कीट का श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ये ट्रेकिया के द्वारा। ठीक है। कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कुनैन जो है आवृतबीजी पादप होता है और ये मलेरिया के उपचार में किया जाता है। किसका प्रयोग? सिनकोना। ठीक है। अगला देखिए, सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन की वजह से सेब का रंग जो है लाल होता है। अगला देखते हैं, टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो ये लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। ठीक है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान होती हैं? तो ये कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान। ठीक है। अगला देखिए, निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाला पादप क्या कहलाता है? शैलोदभिद। ठीक है। घटपड़ी यानी कि इनको पिचर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है। कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। घटपड़ी जो है कीटभक्षी पादप होता है। इसकी पत्तियों के पर्ड फलक यानी कि फलक घटक जो होते हैं घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। तो कोई भी कीड़ा या कोई भी उड़ने वाला जीव जाता है तो इनकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, इस वजह से इसको कीटभक्षी पादप कहा जाता है, घटपड़ी को। ठीक है। अगला देखते हैं, कौन सा प्राणी अपनी आंत यानी कि इंटेस्टाइन में जल का संग्रह करता है? तो ये ऊंट करता है। अगला देखते हैं, सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो ये कोलोसिस सिक्विड। अगला देखते हैं, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो इनको एक बीज बेरी के अंतर्गत। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा जो होता है प्रकंद कहलाता है। क्या कहलाता है खाने वाला हिस्सा? प्रकंद। और हल्दी क्या है? एक तना है। ठीक है। लाल मिर्च जो है किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है इसमें? कैप्सिनिन पाया जाता है, इसकी वजह से ये तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी तो व्हेल हो जाएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो किस अवस्था में? प्यूपा। उसकी अवस्था क्या कहलाती है? प्यूपा। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इनका जो सदैव एक समान रहता है, टेम्परेचर इनका एक समान रहता है हमेशा।
समुद्री घोड़ा यानी कि सी हॉर्स किस प्रकार का जीव का उदाहरण है? तो ये मछली का। अगला देखिए, वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? तो आंसर हमारा हो जाएगा एग्डिना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो स्पर्म यानी कि शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो ये स्तनपायी यानी कि मैमल्स का है सील। कार्क जो है, कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? ये क्वेरकस से होता है। डाल्फिन किस वर्ग में आती है? स्तनपायी में आती है। अफीम यानी कि मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अथवा के फल से प्राप्त होती है। इसके पौधे का क्या नाम होता है? पोस्ते। गन्ने के रोपण में उसके लिए उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है गन्ने के रोपण में? तो तने को काट काट के लगाते हैं। लहसुन की गंध का कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक की प्रेजेंटेशन होता है इसमें सल्फर का, इस वजह से लहसुन गंध करता है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो इनको जीरोफाइट कहते हैं यानी कि मरुद्भिद। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको इसी तरह से बीच बीच में वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है। लेकिन जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपको पूरी बुक को प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, और सारी क्लासें जो होंगी एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगी। और इसके अलावा हमारी एक सीरीज चल रही है घटना चक्र पूर्वालोकन से, वो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, बीपीएससी ने जो भी अभी तक पूछे हैं अपने बिहार में। ठीक है। टीआरई में और उसके अलावा इसके अलावा टीआरई के अलावा जो भी एग्जाम कराता है बीपीएससी, उसमें भी उसके क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। किसमें? पूर्वावलोकन में। ठीक है। तो घटना चक्र की जो सीरीज चल रही है वो इम्पोर्टेंट है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखा करें। इसके अलावा बीच बीच में एनसीईआरटी बेस्ड एक क्लास आती रहेगी, क्योंकि बीपीएससी के अतुल प्रसाद जो चेयरमैन थे पहले के, उन्होंने बोला था एनसीईआरटी पढ़ना है अगर सिलेक्शन लेना है तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी पढ़ना हमारा। तो पूरी बुक का अगर एनसीईआरटी अलग अलग बुक पढ़ते हैं तो समय ज़्यादा ख़राब होता है। ठीक है। तो ये महेश कुमार बर्डवाल की जो बुक है ये इंपॉर्टेंट है, सार संग्रह है। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। या जो लोग एनसीईआरटी अलग से पढ़ सकते हैं बुक को तो वो पढ़ें, उन्हें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी क्लास। ठीक है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।